नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रमजान के 30 दिनों के रोजे के बाद आज मुसलमानों का पवित्र त्योहार ईद उल फितर है। ईद उल फितर की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस एक दूसरे के तमाम समुदाय के लोग बधाई दे रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से चल रहा है। मुसलमान दोस्तों को भी बधाई के संदेश मिल रहे हैं, मुसलमान दोस्त आपको बधाई के संदेश दे रहे होंगे। लेकिन इस रौनक के बीच दुनिया में एक जगह आज भी बेरौनक बनी हुई है। ईद का पवित्र दिन भी यहाँ के लाखों मुस्लिमों के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाया है। यह है फिलिस्तीन का गाजा पट्टी का इलाका, जो बीते 6 महीने से इजराइल की बमबारी का भयानक शिकार बना हुआ है। इजरायली बमबारी से गाजा के करीब 3 लाख घर यानी 62% मकान नेस्तनाबूद हो चुके हैं। गाजा में हर ओर तबाही का मंजर है और भयानक मानवीय संकट बना हुआ है। गाजा के करीब 10 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक कम से कम 33,360 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 75,000 लोग घायल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के हमलों में लड़ाकों या फिर कहें कि हमास के सैनिकों और आम लोगों के बीच का कोई अंतर नहीं किया जा रहा और यही वजह है कि मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद 2/3 से ज्यादा हो गई है। इस बीच इजराइल और हमास दोनों पर ही एक युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, बना भी हुआ है। लेकिन जब भी लगता है कि युद्ध विराम की कोई कोशिश सर चढ़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बात फिर से टूट जाती है। ताज़ा घटना यह हुई है कि सेंट्रल गाजा में इजराइल के एक हमले में हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिये के 3 बेटों की मौत हो गई। इजराइल की सेना ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस मौत के बाद अपने हमले में यह दावा किया कि जिसकी हमास ने पुष्टि भी कर दी है। हमास ने यह भी कहा कि हमले में इस्माइल हानिये के 3 बेटों के साथ उसके 4 पोतों की भी मौत हुई है। उधर हमास नेता इस्माइल हानिये ने कहा कि इजराइल बदले और हत्या की भावना से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इससे युद्ध विराम की कोशिशों के दौरान हमास पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। हमास की राजनीतिक विंग का ये बड़ा नेता इस्माइल हानिये 2019 में गाजा से निकल गया था और तब से कतर में ही रहता है। हालांकि हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। उस हमले में इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे जो उत्सव मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। इसके अलावा करीब 250 लोगों को हमास के लड़ाके अपहरण कर अपने साथ गाजा के इलाके में ले गए। तब से ही इजराइल ने बदला लेने के लिए जो हमलावर रुख अपनाया है, वो अब तक 6 महीने से ऊपर हो गए बना हुआ है। हालांकि इजराइल के इस हमले का सबसे बड़ा शिकार स्थानीय जनता हो रही है, खास तौर पर महिलाएं और छोटे बच्चे। गाजा में सक्रिय राहत एजेंसियां भी उसके हमलों का अब निशाना बन रही हैं। ऐसी एक ताज़ा वारदात के बाद तो अमेरिका ने इजराइल से काफ़ी सख्त लहजे में नाराज़गी जताई है। पिछले ही हफ्ते गाजा में इजराइल के एक हमले में फूड चैरिटी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 राहतकर्मी मारे गए थे, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी था। इस भयानक हमले के बाद इजराइल फिर आलोचनाओं के घेरे में आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से अपनी सख्त नाराजगी जताई। तब पहली बार ऐसा लगा कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच कहीं विवाद इतना न बढ़े कि आपस में 2 मित्र देशों के बीच तलवारें खींच जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को फोन कर कहा था कि 6 महीने से चल रहे इस युद्ध में अब निर्णायक पल आ गया है। तब बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ बनते माहौल को भांपा और उसके बाद फिर इजरायली सेना ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमले को अपनी गंभीर गलती मान लिया। इजराइल ने मामले की जांच के बाद अपने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। बाइडेन के कड़े रुख को भांपते हुए इजराइल ने कुछ घंटों के भीतर ही कहा कि वह उत्तरी गाजा में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिणी इजराइल में अशदोद के बंदरगाह को राहत सामग्री के लिए खोल देगा। इजराइल ने यह भी कहा कि वो फिलिस्तीनियों को मदद देने वाले संगठनों की सुरक्षा के लिए उनके साथ तालमेल बेहतर करेगा। बाइडेन ने इसके बाद ही एक इंटरव्यू में कहा कि वो मानते हैं
कि इजराइल के प्रधानमंत्री गाजा के मामले में एक गलती कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं सोचता हूं कि वो जो कर रहे हैं वो दरअसल एक गलती ही है। बाइडेन का रुख लगातार इसको लेकर कड़ा होता गया। बाइडेन आगे कहते हैं कि मैं उनके तरीकों से सहमत नहीं हूं। इजराइल को हमास के साथ तुरंत युद्ध विराम करना चाहिए और अगले 6 से 8 हफ्तों के लिए गाजा में खाने के सामान और दवा की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि हमास को भी युद्ध रोकने और बाकी बंधकों को छोड़ने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। माना जा रहा है कि गाजा पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में जो तनाव पैदा हो गया है वैसा बीते कई दशकों में कभी नहीं देखा गया था। अमेरिका में इजराइल के खिलाफ भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बीच बाइडेन एक तरह से धमकी दे चुके हैं कि वो इजराइल के प्रति अपनी नीति पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू पर बाइडेन के दबाव का बहुत असर हुआ हो वो अभी नहीं दिखता है, क्योंकि इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन में भी काफी मतभेद है। एक बड़ा अमेरिकी गुट इजराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर रहा है। कई अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बाइडेन के दबाव का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल ने खास संजीदगी अब तक नहीं दिखाई है। इजराइल ने बस अस्थायी तौर पर कुछ काम चलाऊ काम कर दिए हैं ताकि हथियारों की सप्लाई अमेरिका ना रोके। अमेरिकी विदेश विभाग की एक पूर्व अधिकारी एनएल शेलिन के मुताबिक तो बाइडेन जो सख्ती दिखा रहे हैं वो बहुत देर से दिखा रहे हैं और बहुत कम है। अमेरिका को ऐसा महीनों पहले कर देना चाहिए था, जिससे गाजा में मानवीय संकट को रोका जा सकता था। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एनएल शेलिन ने हाल ही में अपना विरोध जताते हुए अमेरिकी विदेश विभाग में अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अमेरिकी सरकार के कई अधिकारियों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन को हथियारों की सप्लाई के मुद्दे पर अपने दबाव का कारगर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मानवाधिकार संकट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अमेरिकी सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो इस बात का कानूनी परीक्षण कराए कि क्या इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ऐसा होने पर इजराइल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लग सकती है। अपनी सरकार के व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व निदेशक जॉश पॉल ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग जानबूझकर कानूनी आकलन नहीं करवा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा जवाब आए जिससे इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकनी पड़े। इस सब के बीच अमेरिका का ढुलमुल रवैया भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि एक दिन पहले ही इजराइल ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए राहत सामान ले जा रहे 400 ट्रकों को गाजा जाने की मंजूरी दी थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 223 ट्रकों को ही मंजूरी दी गई, जो इस संकट से निपटने के लिए हर रोज जरूरी संख्या के आधे से भी कम है। वैसे इजराइल संकट का एक ही पहलू नहीं है। आसपास के कई देश भी गाजा पर उसके हमले से नाराज हैं। ऐसे ही एक देश ईरान को इजराइल ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपनी जमीन से उस पर कोई हमला किया तो वो सीधे ईरान पर हमला कर देगा और उसका जवाबी हमला देगा। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी डेमस्कस में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए इजरायली हवाई हमले में ईरान के एक वरिष्ठ फौजी कमांडर समेत 13 अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल सीरिया में उन तमाम इलाकों पर हमले करता रहा है जहां से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को निशाना बनाते हैं। डेमस्कस में हुए ऐसे ही एक हमले में अपने कमांडर की मौत के बाद ईरान क्या और कैसा जवाब देगा, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि इजराइल ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सावधान किया है कि ईरान इजराइल पर कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बाइडेन ने इसके साथ ही ये वादा भी किया कि अमेरिका इजराइल को ठोस सुरक्षा मुहैया कराएगा। यानी अगर ईरान और इजराइल आपस में भिड़ते हैं तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। यह भी आशंका है कि ऐसी जवाबी कार्रवाई ईरान खुद ना करे और उसके समर्थन वाले कोई संगठन जैसे हिजबुल्लाह इस कार्रवाई को अंजाम दे।
तो अमेरिका यहाँ इजराइल के साथ डटकर खड़ा है। इन हालात में अमेरिका की भूमिका को कैसे देखा जाए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इजराइल के तेल अवीव की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर खिमराज जांगीड़। जांगीड़ साहब, स्वागत है आपका। हमास पर इजराइल की कार्रवाई गाजा में एक भयानक मानवाधिकार संकट बनी हुई है। क्या आपको इस युद्ध का कोई अंत होता दिखाई देता है? देखिए, ये युद्ध एक तरह से रुकना, देखिए युद्ध कहाँ रुकते हैं ये बात बड़ी मुश्किल होती है अक्सर इतिहास में। पर आपने बहुत सही पकड़ा शुरू में। आज से 2 दिन पहले इसराइल ने अपनी पूरी सेना को गाजा के बाहर निकाल लिया था, खासकर दक्षिणी गाजा से। सिर्फ एक बटालियन है इसराइल की जो इस समय गाजा में है। इनफैक्ट जब ये खबर 2 दिन पहले इसराइल में आई थी तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि अरे पूरी सेना गाजा से लौट आई है, तो क्या लड़ाई खत्म हो गई? सेना के लौट आने की वजह दरअसल वो हॉस्टेज डील की कोशिश है जो इन दिनों चल रही है। हमास की एक बहुत बुनियादी मांग रही है कि इसराइल अगर अपने बंदियों को छुड़ाना चाहता है तो वो अपनी सेना को गाजा के बाहर निकाले। तो इसराइल ने अचानक से वो फैसला लिया ताकि उनकी हॉस्टेज डील हमास के साथ कामयाब हो सके। तो ये सारी कवायदें जो इसराइल कर रहा है उस कवायद के पीछे अपने बंदियों को छुड़ाने की है। हमास की मांगें बहुत बहुत जटिल रही हैं, पर एक मांग बिल्कुल साफ थी कि आप गाजा से बाहर निकलिए अगर आपको अपने बंदी छुड़ाने हैं। इसलिए इसराइल की सेना बाहर चली आई है। इनफैक्ट इसराइल के अंदर ये बात लोग कह रहे हैं कि डी फैक्टो तो लड़ाई खत्म हो गई है, बुनियादी तौर पे तो अब सेना हमारी गाजा में नहीं बची है। आपने जो ये बात कही ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि इस्माइल खानिया जो बहुत बड़े नेता हैं हमास के, उनके 3 बेटे और उन 3 बेटों के साथ कुछ बच्चे भी थे। उनको एक कार के ब्लास्ट में, मतलब कार को टारगेट किया गया था इजरायली एयर या ड्रोन से, और उनकी मौत की खबर बड़ी सुर्खियों में रही, पूरे देश में भी और बाहर में भी। अब उस मौत का सीधा सीधा असर इसराइल की और हमास के बीच में अभी हो रही बातचीत पे पड़ेगा। अब लोगों को लगता नहीं कि हॉस्टेज डील डील जल्दी से हो पाएगी। इस्माइल खानिया के 13 बच्चे हैं। 13 में से 3 बेटे उनके एक साथ मारे गए हैं और 3 बेटों के साथ पोते पोतियां भी थे। तो ये बात तो जाहिर सी बात है हमास के सबसे बड़े नेताओं में से एक के ऊपर सीधा हमले की है। और उसमें ये भी लोगों का था कि आप अगर परिवार वालों को मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो इसराइल ने फिर प्रूफ दिए कि नहीं, ये लोग शुरू से हमास के ऑपरेटिव्स रहे हैं और ये हमास के साथ इनके मिलिट्री और जो भी आप कहिए आतंकवाद या राजनीतिक लड़ाई, उसमें ये लोग हमास के सिपह सलार थे। जागीर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे युद्ध में आप अमेरिका की भूमिका को कैसे देखते हैं? कभी तो वो बाइडेन साहब जो हैं वो आंखें दिखाते हैं नेतन्याहू को कि भाई युद्ध विराम करो, मानवाधिकार हनन को रोको। फिर कभी वो इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम इजराइल का साथ देंगे। अमेरिका के रवैये को आप कैसे समझते हैं और वहाँ इजराइल के लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ईरान का जो अभी धमकी वाला जो एक रुख है ना, ये बड़ी चिंता की वजह बना हुआ है इस पूरे इलाके में। आज से 7-8 दिन पहले जब ईरान के कुछ बहुत सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को इसराइल ने, आई मीन उस स्ट्राइक को इसराइल का कहना तो मुश्किल है, पर दावा यह है कि इसराइल ने सीरिया के अंदर ईरानियन काउंसलेट पे हमला किया था, जो काउंसलेट बिल्डिंग होती है डिप्लोमेटिक मिशन। और उस डिप्लोमेटिक मिशन में 7 बड़े सीनियर लोग ईरान के मारे गए थे। उसमें कुछ ईरान के डिप्लोमेट थे जो सीरिया में पोस्टेड थे। वो हमला बहुत सीधे तौर पे ईरान के फॉरेन मिशन पे था। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे, दिल्ली में इन दिनों इसराइल की एम्बेसी बंद है। दुनिया भर में ईरान की धमकी के बाद इसराइल ने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस बंद कर दिए, क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि अगर इसराइल ने हमारे दमास्कस के डिप्लोमेटिक मिशन पे हमला किया तो अब ईरान इसराइल की किसी भी एम्बेसी पे हमला कर सकता है। तो दिल्ली में तो तुरंत एम्बेसी बंद हो गई थी और मेरे ख्याल से अभी भी बंद है। इसराइल के अंदर भी बड़ी चिंता बनी हुई है और अमेरिका की चिंता जाहिर सी बात है ईरान के खिलाफ वही है जो इसराइल की है। अमेरिका भले ही इसराइल का बहुत बड़ा विरोध गाजा में हुई मानवीय त्रासदी और मौतों के बारे में कर रहा हो, पर जब बात ईरान की आती है तो अमेरिका बिल्कुल
ये जताना चाहता है कि वो इजराइल के साथ है, और उसमें इजराइल का उतना हित या अहित नहीं देखा जाना चाहिए। उसमें हित दरअसल अमेरिका का बहुत ज्यादा है। अगर ये लड़ाई एक रीजनल वॉर बन जाती है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकन हितों का होगा। ये बात हम अक्टूबर से ही कई जगह सुनते आ रहे हैं कि क्या गाजा और इसराइल की लड़ाई से एक क्षेत्रीय युद्ध, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब अगर ईरान हमला करता है इसराइल पे तो फिर उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान को बिल्कुल धमका रहा है कि आप कतई इजराइल के साथ इस समय हमला करके इस लड़ाई को बड़ा नहीं कर सकते। प्रोफेसर जागीर, कुछ दिनों पहले हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दोनों तरफ हार है, चाहे वो युद्ध बंद करें या फिर युद्ध को जारी रखें। अगर दोनों तरफ हार है तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों की बात को क्यों नहीं सुन लेते हैं, जो युद्ध बंद करने और बंधकों को छुड़ाने का दबाव लगातार अपनी सरकार पर बना रहे हैं? देखिए, ये मुश्किल इजराइल की राजनीति और उसकी सेना की है। इजराइल की सेना हमास से इस तरह सालों नहीं लड़ सकती। ये जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में जब राजनीतिक हिंसा और घुसपैठ और आतंकवाद की चीजें होती थी तो एक बार वो हमला करते थे, एक बार भारतीय सेना हमला करती थी, पर ये कुत्ते बिल्ली वाला खेल चलता रहता था। बुनियादी तौर पे इसराइल की सेना ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि उनको पता है कि इसका तो कोई अंत नहीं है। पर इसराइल के जो नेता हैं, जिसमें सबसे बड़े नेतन्याहू हैं, वो गाजा पे कोई राजनीतिक समझौता करना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। इसीलिए जो बाइडेन और अमेरिका नेतन्याहू के सख्त खिलाफ है। अभी कल वापस जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक इंटरव्यू में कहा है कि वो नेतन्याहू से बिल्कुल असहमत है, और वो ये साफ कहते हैं कि नेतन्याहू एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इस गलती का सबसे बड़ा नुकसान इसराइल को हो रहा है। कि इसराइल की रक्षा और इसराइल के भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फिलिस्तीन का, गाजा का एक राजनीतिक हल निकले। नेतन्याहू अगर उसको नहीं निकालेंगे तो इसराइल की सेना लड़ते लड़ते थक जाएगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसराइल का साथ देते देते थक जाएगी। तो ये तो ये सामरिक बात। प्रोफेसर जहांगीर, शुक्रिया आपका, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि इस साल के आखिर में अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव है। अमेरिका में इजराइल की लॉबी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत है, और ऐसे में इजराइल का साथ छोड़ देना या इजराइल का साथ नहीं लेना अमेरिकियों के लिए भी आसान नहीं होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि गाजा जल्द ही इस मानवीय संकट से उभर पाए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात हो रही है तो अफगानिस्तान का भी जिक्र आज जरूरी है। 2.5 साल पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या तो देश छोड़कर जाने लगे या उनकी वहां पर बहुत दुर्दशा होती देखी गई। दुनिया के बस कुछ गिने चुने देशों ने ही अभी तक तालिबान सरकार को अपनी मान्यता दी है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ बातचीत के चैनल भारत ने बंद भी नहीं किए हैं, और भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भी पहुंचा रहा है। शायद इस सब का भी असर है कि तालिबान का रुख कुछ बदला हुआ है। एक खास पहल में तालिबान ने अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों को उनकी संपत्ति वापस लौटाने का मन बनाया है। वहां के विधि मंत्रालय ने एक कमीशन बनाकर हिंदू और सिख अफगानियों को उनकी संपत्ति लौटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 अगस्त 2021 तालिबान ने आखिर काबुल पर कब्जा किया और सत्ता हासिल की। इस हिंसक उथल-पुथल में वहां की लगभग 1% अल्पसंख्यक आबादी में से अधिकतर ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन तालिबान उन्हें वापस लाकर दुनिया को बताना चाहता है कि वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। द हिंदू अखबार को लिखित जानकारी देते हुए तालिबान के राजनीतिक विभाग प्रमुख सुहेल शाहीन ने कहा, न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया है। ये वो सभी संपत्ति वापस करने के लिए है जो पिछली सरकार में सिपहसालारों ने कब्जा किया था। शाहीन ने पूर्व अफगान सांसद नरिंदर सिंह खालसा के वापस लौटने की भी बात बताई। जानकारों के मुताबिक 2001 से 2021 तक वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा किया गया और वो अफगानिस्तान छोड़ते गए।
अब तालिबान इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो भारत सहित किसी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब भारत से संपर्क बढ़ता दिख रहा है। भारत की टेक्निकल टीम 2022 जून से वहां के दूतावास में मौजूद है। इसी 7 मार्च को विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह तालिबान के विदेश मंत्री कहे जाने वाले आमिर खान मुत्तकी से भी मिले। भारत लगातार मानवीय सहायता भी भेजता रहा है और तालिबान की तरफ से बेहतर रिश्ते की कोशिश की दिशा में अल्पसंख्यकों को वापस लाना भी शामिल है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज ईद है, देश भर में ईद मनाई गई। अब एक नजर डाल लेते हैं कि अपने देश में ईद की रौनक आज कैसी दिखी। अब बात एक ऐसे मामले की जो हर उस अभिभावक को डराएगा जिसके बच्चे बस या वैन में स्कूल आते जाते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसने 7 परिवारों की गोद उजाड़ दी। एक स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई और करीब 20 घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये बस बहुत तेज रफ्तार में थी। उसका संतुलन बिगड़ा, वो एक पेड़ से जा टकराई और पलट गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए, लेकिन 4 बच्चों की तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान जा चुकी थी। इस पूरे मामले में फौरी तौर पर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। ईद की सरकारी छुट्टी के दिन यह स्कूल आखिर खुला क्यों था? बस के फिटनेस सर्टिफिकेट पर जो एक्सपायर हो चुका है, तो बस आखिरकार कैसे चल रही थी, इसकी इजाजत किसने दी थी? और तीसरा सवाल स्थानीय लोगों की अगर बात से उठता है, जो कह रहे हैं कि ड्राइवर शराब के नशे में था। क्या ड्राइवर वाकई शराब के नशे में था? ऐसी लापरवाहियां कभी एक बड़े हादसे की शक्ल में सामने आ सकती हैं और वही आज सुबह हरियाणा के इस इलाके में हुआ। इस मामले में बस के ड्राइवर और स्कूल के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस तहस नहस हो चुकी है, शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस में जो बच्चे बैठे थे उनकी हालत क्या हुई होगी। चारों तरफ बच्चों का सामान बिखरा हुआ है, कहीं बैग पड़ा है, कहीं पानी की बोतल, कहीं लंच बॉक्स। चारों तरफ अफरा तफरी, चोट से कराहते बच्चे। लेकिन तस्वीरें ऐसी कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी, ड्राइवर ने संतुलन खोया, बस एक पेड़ से टकराई और पलट गई। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा वो दहल गया। चारों तरफ चीख पुकार, आसपास मौजूद लोग फौरन मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए हैं। कौन से स्कूल की बस थी? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। फौरन बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। घायल बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। 20 बच्चों को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक ने वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एक परिवार तो ऐसा भी है जिसके 4 बच्चे इस बस में सवार थे। बच्चों के पिता उनकी सलामती को लेकर परेशान हैं। बस की हालत बहुत ख़राब थी सर। बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा बचा होगा। बस की कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ, और ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है। इस दर्द भरी खबर ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया। सवाल ये कि ईद की छुट्टी के बावजूद स्कूल कैसे खुला था?
पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहे हैं और सरकार भरोसा दे रही है कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो कनेडा में भयंकर दुर्घटना हुई है, इस पे मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही अति गंभीर मामला है और इस तरह की घटना सारे इलाके को झकझोर देती है। जिला प्रशासन के सभी विभाग इस पे लगे हुए हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें शुरुआती जांच में पता चली हैं। पता चला है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था, ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। हादसे को लेकर कई सवाल हैं, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द पूरा सच सामने आएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात लोकसभा चुनावों की। पहले चरण के मतदान के लिए अब करीब एक हफ्ता बाकी है। सभी दलों की ओर से जोरदार चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी और एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके काम को आधार बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्ष तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार को नाकाम बताते हुए वोट मांग रहा है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अपनी इस मुहिम में कितना कामयाब होगा, ये कह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि वो बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाएं। क्या बीते दो चुनावों की तरह इन चुनावों में भी मोदी का मैजिक काम करेगा, ये देखना बाकी है। दरअसल किसी भी चुनाव में एक नहीं कई फैक्टर होते हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। एनडीटीवी इलेक्शन डेटा सेंटर में हम ऐसे ही फैक्टर से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर आपको बताते हैं कि इस बार नतीजों का रुझान किस ओर दिख रहा है। आज हम बात करेंगे ब्रांड मोदी की, जिसके बूते बीजेपी अपने शीर्ष पर दिखाई दे रही है। लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इन दिनों चरम पर है। अमेरिका के कंसल्टेंसी फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जिनकी रेटिंग करीब 78% है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब दोगुनी है। सर्वे में वे अपनी पार्टी बीजेपी से भी अधिक लोकप्रिय दिखाई देते हैं। बीजेपी लोकसभा ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी के चेहरे पर ही दांव लगाती है, खासकर वो विधानसभा चुनाव जो लोकसभा के आसपास होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि मोदी की छवि ने बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचाया है, ऊपर चढ़ाया है। मोदी मैजिक पर सीएसडीएस लोक नीति पोस्ट पोल के आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। मोदी ने किस तरीके से बीजेपी की किस्मत पलट के रख दी है, ये आप देख लीजिए। 1984 में जब बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था तो उसके पास 2 सीटें थी, लेकिन अब देखिए 2019 के आंकड़े मुकाबले में 303 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन जो हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी के वक्त में हुआ। 2014 में 282, जब उनको पीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा गया, और फिर जब वो दोबारा चुनाव लड़े 2019 में तो 282 के आंकड़े को बढ़ाकर बीजेपी 303 तक ले गई। उनकी जब मोदी नहीं थे, जब अटल अडवाणी की वो बीजेपी थी, तब 182 उनका बेस्ट स्कोर था। और अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी बीजेपी ने 2014 के पहले के तमाम चुनावों में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था वो 25-26% के आसपास था। अलग अलग चुनावों में 25, 26, 24, 22 के आसपास। लेकिन 2014 में 31% बीजेपी ने वोट पाए और 2019 में इसको और बढ़ा के 37% कर लिया। यानी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम, काम और चेहरे पर, उनके ब्रांड पर लगातार अपना परफॉर्मेंस सुधारती आई है। जब पीएम मोदी का चेहरा होता है तो बीजेपी को बम्पर वोट मिलते हैं, और वो इस आंकड़ों से आपको दिखाई देगा। उड़ीसा के, हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जिनके विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के आसपास ही होते हैं, यानी उसी साल में होते हैं। 2014 में ओडिशा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5% वोट मिला था और विधानसभा चुनाव में 7% वोट मिला था। लेकिन अब आप देखिएगा 2019 में क्या होता है। लोकसभा 5 से बढ़कर 38% पर पहुंच गई और विधानसभा 7 से बढ़कर 16 तक ही पहुंची। यानी दोनों जगह पर पीएम मोदी के चेहरे का फायदा बीजेपी को मिला। एक और राज्य है, बड़ा राज्य महाराष्ट्र का,
यहाँ पर बीजेपी पहले से ही मजबूत रही, गठबंधन के साथ लड़ती रही थी। यहाँ पर स्ट्राइक रेट बीजेपी का 96% लोकसभा में था 2014 में और विधानसभा में 47% था। 2019 के चुनावों में क्या होता है इसको देखिए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लोकसभा में 92% और विधानसभा में 64%, यानी लगभग उसी के आसपास बना रहा लोकसभा में जितना पिछली बार था और विधानसभा में तो इम्प्रूव हो गया। हरियाणा एक और राज्य है नॉर्थ का, उत्तरी भारत का, इसका स्ट्राइक रेट देखिए। 2014 में लोकसभा में स्ट्राइक रेट 88% था, विधानसभा में 52% था। 2019 में जब चुनाव हुए हरियाणा में तो लोकसभा का स्ट्राइक रेट 100% हो गया और विधानसभा का स्ट्राइक रेट 44% पर हो गया। यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। झारखंड की बात करते हैं, यहां पर स्ट्राइक रेट 2014 में 86% लोकसभा में और 52% विधानसभा में था और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और काम पर जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ये लगभग रिपीट होता है। 85% लोकसभा में और 32% विधानसभा में बीजेपी को स्ट्राइक रेट के हिसाब से वोट परसेंटेज मिलते हैं। अकेले मोदी ने कैसे वोट दिलाए हैं, एनडीए को किस हद तक वोट दिलाए हैं। 2014 में 5 करोड़ वोट एनडीए को मिले थे, ये इसकी बहुत बड़ी वजह ब्रांड मोदी था। 2019 की बात की जाए तो यह आंकड़ा 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो गया। सीएसडीएस लोक नीति पोस्ट पोल का ये सर्वे, ये आंकड़े हमने उसके हिसाब से आपको दिखाए हैं। क्या इस बार एक बार फिर मोदी मैजिक की हैट्रिक देखने जा रहे हैं 2024 में? सुनते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी का। देखिए, अगर 2019 की बात करी जाए तो जैसा आप आंकड़ों में दिखा रहे हैं उसके हिसाब से 80% जो भी लीड है आज या उस समय एनडीए को मिली थी यूपीए के खिलाफ, वो ब्रांड मोदी की वजह से ही मिली थी। इस बार हो सकता है कि चुनाव आंकड़े जो आए उसके बाद हमें ये दिखाई दे कि पूरी की पूरी लीड जो है, जो भाजपा या भाजपा लेड एनडीए को आज इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है, वो मोदी फैक्टर की वजह से है। यानी अगर मोदी फैक्टर को इक्वेशन से हटा दिया जाए तो कांटे की टक्कर हो जाती है। यानी बीजेपी से बड़ा ब्रांड हो चुका है ब्रांड मोदी। तभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार तभी हम देख रहे हैं कि फिर एक बार बीजेपी सरकार नहीं, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है। बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी का नारा है। तो ये क्लियरली इस बात को दर्शाता है कि आज ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड बीजेपी से भी बहुत आगे, बहुत बड़ा हो चुका है। ब्रांड मोदी ब्रांड बीजेपी से कहीं बड़ा हो चुका है, कह रहे थे अमिताभ तिवारी हमारे राजनीतिक विश्लेषक। खबरों की खबर में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें, कुछ और चुनावी चकल्लस की तस्वीरें जरूर रहिए। तुरंत लौट के आते हैं। और अब कुछ चुनावी चकल्लस, जिसमें आप देखेंगे कि कौन हवाई जहाज की जगह ठेले पर भूंजा बेचता दिख रहा है, कौन मछली की जगह अब संतरा खाता दिखा और टिकट न मिलने का गुस्सा कैसा होता है। चुनाव में खूब दिखते हैं ऐसे चकल्लसी रंग। हवाई जहाज उड़ाने वाले राजीव प्रताप रूडी ठेले पर भूंजा बनाते नजर आ रहे हैं। वोट जो ना कराए। गुरुवार को उन्होंने हाथ से भूंजा बनाकर लोगों को खिलाया। इसके पहले वो खुद चाउमीन बनाते नजर आए थे। उधर कल एक पुराने वीडियो में मछली खाते दिखे तेजस्वी यादव ने फिर एक जाल फेंका, और हरी मिर्ची है। लेकिन इस बार वो नवरात्र की भावना के अनुकूल फलाहार करते नजर आए। कहा कि ये संतरा भी भगवा है, विवाद ना हो जाए। जनता ने दिया है। बाकी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम।
राजनीति में बनाने खाने के अलावा हौसला भी एक बड़ी चीज है। बक्सर से बीजेपी के बुजुर्ग नेता अश्वनी चौबे का टिकट कटा तो वो भी पीछे नहीं हटे। अब भी उनका दावा है कि बक्सर उनका है, यहाँ वही रहेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। ये बुजुर्ग गुस्सा कायम रहे, इससे राजनीति में कुछ जोश तो आता ही है। इस चुनावी चकल्लस में नेताओं की जुबान भी खराब होती दिखती है कई बार। हिमाचल के मनाली में मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बीजेपी की कंगना रनौत को सुनिए और फिर उनका जवाब कैसे दिया कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने। यह भी चुनावी चकल्लस को आगे ही बढ़ाता है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।